हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ स्टोइशियोमेट्री। सो अभी तक हमने क्या कर चुके हैं, हम बहुत कुछ कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और अगर आपने कंसंट्रेशन से अगर सारी वीडियोस देखी हैं, सब क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए हैं, तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस चैप्टर को और ज़्यादा शार्प करने के लिए। ठीक है, मतलब कि सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको आई एम श्योर हेल्प हुआ होगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। हमने मोल कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, देन हमने कंसंट्रेशंस पढ़ी हैं, देन हमने डाइल्यूशन एंड सैम्पलिंग पढ़ा है एंड और भी बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो जो मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसका हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं आज। एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्राविमेट्री एनालिसिस के अंदर आप नॉर्मल रिएक्शंस की बात करते हो। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं। तो अभी जब हम रिएक्शंस करेंगे तो आप वहाँ से और ज़्यादा इसको रिलेट कर पाओगे। एंड उन नॉर्मल रिएक्शंस का जनरली आपको मास मेंशन होता है। ठीक है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है एंड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जनरली मास मेंशन होता है। तो यहाँ पे आपकी ग्राविमेट्रिक एनालिसिस हो जाएंगी एंड आपका जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है उसमें आप एसिड बेस्ड रिएक्शंस की बात करते हो। ठीक है, एसिड बेस्ड रिएक्शंस की बात करते हो तो जनरली वहाँ पे टाइट्रेशन की बात करते हो। ठीक है, अब ये टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस्ड रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो वो सब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते टाइम करेंगे। ठीक है, बट हम यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस भी जो हमारी होती है वो दो तरीके से देखी जाती है। अब जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है 2NH3 प्लस 5F2 गिविंग N2H4 प्लस 6HF। ठीक है, तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस में आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी होती है वो ये देनी होती है कि आपको हर रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन बैलेंस नहीं की हुई है तो ये आपका काम है कि उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार बैलेंस रिएक्शन देंगे आपको, बट ये आपको ध्यान देना है कि अच्छा वो रिएक्शन बैलेंस है या फिर रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बैलेंस रिएक्शन लिख के दे दी है। तो सी यहाँ पे एक ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस पहले पढ़ रहे हैं। अब ग्रेविमेट्री एनालिसिस में भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस कौन सा हो जाएगा कि लेट्स से अगर आपको किसी भी एक रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन मेंशन है। ठीक है, ध्यान देना, कोई भी रिएक्शन है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ आपके पास रिएक्टेंट्स हैं बट आपके पास जो इंफॉर्मेशन मेंशन है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की मेंशन है। तो मान लो आपके पास x ग्राम ऑफ अमोनिया मेंशन है या फिर आपके पास y ग्राम ऑफ F2 मेंशन है। ध्यान देना, मैं बोल रही हूँ या तो दोनों नहीं मेंशन है, आपके पास कोई एक ही इंफॉर्मेशन मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है ग्रेविमेट्री एनालिसिस के अंदर, चाहे आपको मास दिया हो किसी भी रिएक्टेंट का, चाहे वॉल्यूम दिया हो या फिर कोई भी कंसंट्रेशन दिया हो, मैं बता रही हूँ आपको, चाहे आपको कुछ भी दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, उनके मोल्स। ठीक है, तो अगर आपको अमोनिया दिया हुआ है तो आपको उसके मोल्स निकालने हैं। ठीक, और अगर आपको F2 का मास मेंशन है तो आपको इसके मोल्स निकालने हैं। तो ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक टाइप की जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन मेंशन है। ठीक है, सेकंड टाइप आपके पास क्या होता है जहाँ पे आपको दोनों रिएक्टेंट का मेंशन है। मतलब कि वैसे तो आप ये ध्यान रखो कि अगर आपके पास मोर देन वन, अगर आपके पास मोर देन वन रिएक्ट का इंफॉर्मेशन अगर आपके पास मेंशन है तो वहां पे आप जो कंसेप्ट यूज करते हो वो हो जाता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। बट अभी फिर भी इस चीज को ध्यान दो कि अगर आपको सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन मेंशन है, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट का, तब आप क्या करोगे, आप हमेशा
फर्स्ट टाइप को फॉलो करोगे, ठीक है। बट अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन मेंशन है तो आप क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब यहाँ पे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा, जहाँ पे आपके पास मोर देन वन रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन मेंशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको दोनों टाइप समझ आ गए। अब मैं आपको एक एडिशनल बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मेंशन है, ठीक है, लेट्स से आपको किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो प्रोडक्ट चाहे एक इंफॉर्मेशन मेंशन हो, चाहे आपके प्रोडक्ट की दो इंफॉर्मेशन मेंशन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा फर्स्ट टाइप को ही फॉलो करना है। ये एक एडिशनल बात अपने नोट्स में लिख लो। चाहे प्रोडक्ट का वन इंफॉर्मेशन में एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो, आपको फर्स्ट टाइप को ही फॉलो करना है। ये अभी अपने नोट्स में नोट डाल के लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिख लो। बाकी हम फर्स्ट टाइप को स्टडी करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सेम रिएक्शन ली है। तो लेट्स से आपको अमोनिया का मास मेंशन है विच इज 2 ग्राम, ठीक है। तो आपको अमोनिया का मास मेंशन है और आपको बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि F2 का कितना मास रिएक्ट होगा 2 ग्राम ऑफ NH3 के साथ, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक तो F2 की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, एक आपसे ये पूछ रहे हैं कि N2F4 कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और एक आपसे पूछ रहे हैं कि HF कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, आप पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ मोल पढ़ोगे, ठीक है। आपको चाहे जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन हो, जैसे यहाँ पे ग्राम मेंशन है, आप सबसे पहले मोल निकालोगे, ठीक है। तो मोल ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये कितना हो जाएगा 2/17। तो 2/17 आपके मोल्स आ गए NH3 के। तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.117 मोल्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ यूनिटरी मेथड फॉलो करना है। और सोचो यूनिटरी मेथड कितना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आपका पार्ट है, आपको ये निकालना है कि हाउ मच F2 इज रिएक्टेड, कितना अमाउंट ऑफ F2 रिएक्ट हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपना यूनिटरी मेथड फॉलो करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप एक नॉर्मल सा लॉजिक लगाओ कि यहाँ पे जो ये बैलेंस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हो बैलेंस रिएक्शन को देखकर कि 2 मोल ऑफ NH3 कितने मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है, 5 मोल ऑफ F2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। ये तो आपको बैलेंस रिएक्शन से ही पता चल रहा है, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं, अपनी मर्जी से थोड़ी लिख रही हूँ इस चीज को, ये तो आपको बैलेंस रिएक्शन से पता चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है एक रिएक्शन को। बस अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड को फॉलो कर लो कि अगर 2 मोल अमोनिया जो है वो 5 मोल F2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो 0.117 मोल ऑफ NH3 कितने मोल के साथ रिएक्ट होगा। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 0.117, तो ये आ रहा है हमारा 0.294 मोल, ठीक है। बट उन्होंने बोला है हाउ मच F2 इज रिएक्टेड, तो हाउ मच का मतलब होता है कि आपको मास ऑफ F2 निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ F2 कितना हो जाएगा आपके पास, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। ये आपको पता है बहुत अच्छे से कि मोल इंटू मोलर मास होता है अगर आपको मास निकालना होता है। तो मोलर मास ऑफ F2 कितना होता है हमारे पास, 38, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 11.17 ग्राम। तो बस बहुत अच्छे, आपने दोनों चीजें निकाल ली हैं, आपको मोल्स भी पता चल गए और आपको मास भी पता चल गया, ठीक है। तो बस ऐसे जैसे आपने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया है, ऐसे आपको प्रोडक्ट्स के लिए लगाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका ये है हाउ मच HF इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करोगे। आप बोलोगे कि 2 मोल्स ऑफ NH3 कितने मोल ऑफ HF को प्रोड्यूस करता है, 6 मोल ऑफ HF को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपके पास कितने मोल है, आपके पास है 0.117 मोल। तो अगर आपके पास 0.117 मोल है तो वो कितने मोल को प्रोड्यूस कर देगा,
तो वो आपने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के मोल निकाल लोगे, तो वो आपके आ रहे हैं 0.351 मोल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको मास बताना है, क्योंकि आपको हाउ मच पूछा है, तो मास ऑफ HF प्रोड्यूस्ड, तो मास ऑफ HF प्रोड्यूस्ड के लिए आप क्या करोगे, जितना आपके पास मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके मोलर मास से। तो HF का मोलर मास कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 7.02 ग्राम। तो ग्रेट, यहाँ पे भी आपको पता चल गया HF के मोल कितने प्रोड्यूस होंगे एंड HF का मास कितना प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही आपको सारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। बस आपको जो भी एक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है मेंशन है उसको बस मोल में कन्वर्ट कर लो एक बार। क्यों? क्योंकि बैलेंस रिएक्शन को आपको मोल की टर्म्स में स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो भी कुछ मेंशन है उनका फटाफट से मोल निकाल लो। तो ये मैंने आपको एक रिएक्शन करके दिखाई है। ऐसे ही हम फर्दर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन को स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहे हैं कि द रेसिड्यू ऑब्टेन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3। तो Ag2CO3 का यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन मेंशन है और हमसे पूछ रहे हैं कि कितना रेसिड्यू प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो Ag2CO3 का हमारे पास मास कितना मेंशन है 2.76 ग्राम और वो रेसिड्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, जो रेसिड्यू होता है वो प्रोडक्ट का वो पार्ट होता है जो सॉल्यूशन में, मतलब रिएक्शन के बाद एंड में आपके पास बच जाती है जो चीज। ठीक है, तो रेसिड्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड चीज, प्रोडक्ट की सॉलिड या फिर लिक्विड चीज को ही आप रेसिड्यू बोल सकते हो। क्योंकि गैस जो होती है वो तो इवेपोरेट आउट हो जाती है ना, वो तो सॉल्यूशन से निकल जाती है, वो तो कंटेनर से बाहर निकल जाएगी अगर आपका ओपन कंटेनर है तो। ठीक है, तो जब तक वो मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपका क्लोज्ड कंटेनर है, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ ओपन कंटेनर। ठीक है, और आपका गैस इवेपोरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, आपके पास O2 भी गैस होती है और आपके पास CO2 भी गैस होती है। तो वो जो पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो वो जो रेसिड्यू ऑब्टेन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, तो वो एक्चुअल में आपसे सिर्फ Ag का मास पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, सिल्वर का मास पूछना चाह रहे हैं, बाकी उनको CO2 प्लस O2 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें Ag2CO3, उससे भी पहले सबसे पहला काम, तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता रही थी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना है। ठीक है, वो सब मैं आपको बता रही थी, बट सबसे पहला काम तो भाई क्या होता है, फटाफट से मुझे, अभी तो क्या ही बताओगे बट आप खुद से सोच लो कि सबसे पहला काम क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ अ रिएक्शन। सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करके यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 सिल्वर हो जाएगा एंड कार्बन का। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ O2। ठीक है, तो ये आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। तो बस आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आपको क्या देखना है कि ओके आपके पास क्या है 2.76 ग्राम है, तो इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास कितना होता है Ag2CO3 का 276 ही होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, यहाँ से आपको मोल पता चल गए। तो ये आप जब कैंसिल करोगे तो आपके पास हो जाएगा 0.01 मोल। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको Ag का मास बताना है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ Ag2CO3 से आपका 2 मोल ऑफ Ag प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 0.01 मोल से कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 2 इंटू 0.01, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02 मोल ऑफ Ag। बट आपको मोल थोड़ी बताना है, आपको तो मास बताना है। तो मास ऑफ Ag विच इज अ रेसिड्यू, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 0.02 इंटू मोलर मास, Ag का मोलर मास, एंड Ag का मोलर मास यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो वो हो जाएगा 108। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 2.16 ग्राम। तो ग्रेट, तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व अपना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, KClO3, ठीक है। वो बोल रहे हैं इस थर्मली डिकम्पोज्ड। तो थर्मली डिकम्पोज के बाद हमारे पास क्या आता है, थर्मली डिकम्पोज का मतलब होता है कि हमने हीट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हीट करने के बाद हमारी जो रिएक्शन होती है वो ये होती है, ठीक है। तो चलो हो गया। फिर वो बोल रहे हैं एंड द एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन द गैसियस प्रोडक्ट। फिर वो बोल रहे हैं कि जब हमने KClO3 को थर्मली डिकम्पोज किया उसके बाद हमने एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम को बर्न किया है इन द गैसियस प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का गैसियस प्रोडक्ट क्या है, O2 है, ठीक है। तो O2 की प्रेजेंस में हमने एल्यूमिनियम को, एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम को बर्न किया है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है हीट भी दी होगी, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Al2O3, ठीक है। तो Al2O3 हमारे पास यहाँ पे बन गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। तो हमसे यही पूछा हुआ है कि Al2O3 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो हमें सबसे पहले मोल्स मेंशन किसका है, KClO3 का, कि हमारे पास यहाँ पे ये 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो रिएक्शन बैलेंसिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो आपके पास यहाँ पे कैसे बैलेंस होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। तो मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि रिएक्शन बैलेंसिंग आपको आती है, ठीक है। तो चलो, तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। देन हम जो नेक्स्ट बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। तो इस रिएक्शन को अब आप कैसे स्टडी करोगे, सी आपको KClO3 के मोल्स मेंशन है और आपको Al2O3 का निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि KClO3 से आप O2 के मोल्स निकालोगे, ठीक है। अब जो O2 के मोल्स यहाँ पे हैं वही O2 के मोल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। एंड देन आप यहाँ से Al2O3 का निकाल दोगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि O2 के मोल्स कितने होंगे, तो वो आप क्लियरली बता सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूस करते हैं 3 मोल ऑफ O2। तो 1 मोल ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस कर देंगे, 3/2 विच इज 1.5 मोल ऑफ O। तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है 1.5 मोल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब वापस से सेम चीज कि अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ O2 है तो वो प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ Al2O3। बट आपके पास कितना मोल्स है, आपके पास तो 1.5 मोल ही है। तो 1.5 मोल कितना प्रोड्यूस कर देगा, 2/3 इंटू 1.5। तो यहाँ पे आपके पास कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ Al2O3 आपका प्रोड्यूस हो गया एंड आपका जो कि ए ऑप्शन में मेंशन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मोल ही मेंशन थे और मोल ही आपको बताने थे, तो आपने ग्राम के टर्म्स में कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो सी ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था कि आपको 2 रिएक्शंस दी हुई थी एंड देन आपको देखना था। तो 2 रिएक्शंस या फिर अब आपके पास अगर मल्टीपल रिएक्शंस हैं तो आई होप आपको चीज समझ आ जाएगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस को स्टडी करना है, ठीक है, और कैसे अपना आंसर निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है हमारे पास, H2O2 इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि वाटर के अंदर डिकम्पोजेस ऑन वार्मिंग टू गिव O2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है। तो एक्वस हमारे पास H2O2 जो होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो हमें 2H2O + O2 देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने हमें ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन दी हुई है विच इज़ वेरी गुड, हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो फर्दर इन्होंने क्या हमें दिया हुआ है, अंडर कंडीशंस वेयर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज। उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है कि 1 मोल ऑफ गैस जो होती है वो ऑक्यूपाई करती है 24 डेसीमीटर क्यूब, मतलब कि 24 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपको कंसिडर करके चलना है कि 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल 24 लीटर्स,
ठीक है, ये इन्होंने क्या क्यों बोला है, क्योंकि जनरली हम एसटीपी पे क्या लेते हैं, हम 22.4 लीटर्स लेते हैं, बट ये एसटीपी पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, इन्होंने हमें बोल दिया है कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए 24 लीटर कंसीडर करो, तो हम कर लेंगे, ठीक है। बट बाकी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें क्या दी है कि 100 डेंसीमीटर क्यूब ऑफ एक्स मोलर सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास, इसी रिएक्शन को मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, कि आपके पास क्या है, H2O2 है, आपने उसको हीट किया, 2H2O2 है, तो आपके पास आ गया 2H2O प्लस O2। तो आपको क्या दिया हुआ है, इसका जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है वो 100 ml प्लस x मोलर आपके पास मेंशन है, ठीक है, ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2, 3 डेसीमीटर क्यूब मतलब 3 लीटर ऑफ O2, देन x इज, ठीक है। तो आपको बस ये बताना है कि यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है, x कंसंट्रेशन, तो वो कितनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसको ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पहले क्या करो, O2 के मोल्स निकाल लो, ठीक है, फिर O2 के मोल्स के अकॉर्डिंग आप H2O2 के मोल्स निकाल लो, ठीक है। अब आपको पता है कि मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, आपको पता है मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो अगर आपके पास मोल्स आ जाएंगे, वॉल्यूम आपको पता है, तो आपके पास मोलारिटी आ जाएगा। बट उससे पहले आपको H2O2 के मोल्स पता होने चाहिए, और H2O2 के मोल्स आपको कैसे पता चलेंगे, अगर आपको O2 के मोल्स पता चल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 लीटर, 3 लीटर, आपको पता है कि 24 लीटर ऑफ गैस, अगर 24 लीटर ऑफ गैस है तो उसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ गैस है, वो उन्होंने कंडीशन के अंदर ही हमें बता दिया था, ठीक है। ये कंडीशन इन्होंने हमें इसीलिए ही दी थी ताकि हम मोल ऑफ O2 निकाल पाए। तो 24 लीटर ऑफ गैस के अंदर अगर 1 मोल होता है तो 3 लीटर ऑफ गैस के अंदर कितना हो जाएगा, 1/24 इंटू, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/8 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, H2O2 के मोल्स निकालो। तो अब आप अपनी बैलेंस रिएक्शन से ये बात बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस होता है फ्रॉम 2 मोल ऑफ H2O2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ H2O2, स्पेस बहुत कम है हमारे पास, तो हमारे पास 1/8 मोल ऑफ O2 कितने मोल से प्रोड्यूस हुआ होगा, तो वो हो जाएगा 2/1 इंटू 1/8, तो वो हो जाएगा 1/4 मोल। तो आपके पास ये मोल्स आ चुके हैं किसके, H2O2 के मोल्स आ चुके हैं। तो ग्रेट, आपके पास H2O2 के मोल्स आ गए। अब आप अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू, मोलारिटी आपको निकालना है एंड वॉल्यूम आपका कितना है 100 ml, बट आपको किस में चाहिए होता है, लीटर्स में, तो आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मोलारिटी यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5, तो दिस इज योर कंसंट्रेशन। तो यस, आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से अपना आंसर निकाला है, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली 3 रिएक्शंस दी हुई है एंड सबका परसेंटेज यील्ड हमें दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें मेंशन है 80%, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में 100%, थर्ड रिएक्शन में अगेन 80%। तो ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं परसेंटेज यील्ड, ठीक है, कि एक रिएक्शन के अंदर पूरा का पूरा जितना रिएक्शन है हो रहा, एक्चुअल में पूरा रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसका कुछ परसेंटेज कम है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे कि हमें कैसे उसको यूज करना है। फर्दर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnS रिक्वायर्ड, हमें ZnS के कितने मोल रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल ऑफ जिंक एक्चुअल में प्रोड्यूस हुए हैं, बट इतना मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस करने के लिए आपको ZnS का कितना मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ZnS का जो मोल्स हमें रिक्वायर्ड है वो लेट से कि हमें कुछ x मोल्स रिक्वायर्ड है, लेट से हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ZnS के मोल से हम निकालेंगे ZnO का मोल, देन ये ZnO का मोल एंड यहाँ पे हमारा सेम होगा,
देन हम निकालेंगे ZnSO4 का, यहाँ पे ये ZnSO4 के साथ सेम होगा, एंड देन फाइनली हम जिंक के जितना भी हमारा मोल आएगा वो लाइक इन टर्म्स ऑफ x जो हमारा मोल्स आएगा उसको हम पुट कर देंगे 2 के इक्वल। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको ये चीज़ समझ नहीं आया है तो हम ये सॉल्व करके ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि 2 मोल ऑफ ZnS जो है वो प्रोड्यूस करेगा 2 मोल ऑफ ZnO। ठीक है, तो इसका मतलब कि सेम मोल है, तो मतलब कि x मोल जो प्रोड्यूस करेगा वो x मोल ऑफ ZnO ही प्रोड्यूस करेगा। बट यहाँ पे आप एक गलती करोगे कि वो तो तब प्रोड्यूस करेगा ना अगर आपका 100% यील्ड होता, बट आपका 100% यील्ड तो नहीं है, आपका तो 80% यील्ड है। तो अब आप उसको कैसे निकालोगे कि अगर आपका 100% यील्ड होता तो आपका जो ZnO है उसके x मोल प्रोड्यूस होते, x मोल ऑफ ZnO, बट अभी आपके पास कितना है 80% यील्ड, तो फिर आपका कितना मोल प्रोड्यूस होना चाहिए ZnO का, तो वो जाएगा x बाय 100 इंटू 80, तो वो आपका आ रहा है 0.8x। तो यहाँ पे आपका आ गया 0.8x, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे भी आपका होगा 0.8x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, परसेंटेज 100% है। ठीक है, यील्ड परसेंटेज 100% है, एंड यहाँ के 1 मोल के साथ आपका 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ ZnO से 1 मोल ही ZnSO4 प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स सेम मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 0.8x मोल ही प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपका जो यील्ड है वो 100% है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि आपका 0.8x मोल्स है यहाँ पे भी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज कि आपको पता है कि 2 मोल ऑफ ZnSO4 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ जिंक, मतलब कि सेम ही है। तो यहाँ पे भी आप अगेन बोल सकते हो कि 0.x मोल से आपका 0.8x मोल ही प्रोड्यूस हो जाता जिंक का, बट ये तो तब होता ना जब 100% यील्ड होता, बट आपके पास कितना है 80%। तो आप वापस से वही बात बोल सकते हो कि अगर आपका 100% यील्ड होता तो आपका जो मोल प्रोड्यूस होता वो 0.8x मोल प्रोड्यूस होता जिंक का। ठीक है, बट आपके पास कितना है 80% यील्ड है, तो आप वापस से क्या करोगे 0.8x अपॉन 100 इंटू 80, तो वो आपका आ रहा है 0.64x मोल ऑफ जिंक। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता चल गया कि जिंक जो आपका प्रोड्यूस होना है वो 0.64x मोल प्रोड्यूस होना, एंड वही 0.64x किसके इक्वल है 2 मोल के इक्वल है, क्योंकि आपको तो बता ही दिया ना कि जिंक जो प्रोड्यूस होगा वो 2 मोल प्रोड्यूस हुआ है फाइनली। ठीक है, 2 मोल प्रोड्यूस हुआ है फाइनली, तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, अब 0.64x को इक्वल पुट कर दो 2 के। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.64 विच इज इक्वल टू 3.125 मोल्स। ठीक है, तो मतलब कि इतना मोल रिक्वायर्ड है, कितना मोल रिक्वायर्ड ऑफ ZnS। सो दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा स्टोइशियोमेट्री को बेटर समझने में। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।